हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वैगई रिवर को जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था केवलादेव नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो केवलादेव नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया वाइज राजस्थान की ईस्टर्न पार्ट में, जहां पर उसका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, वहां पर केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है यहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से लैगून सिचुएटेड हैं, इसलिए विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। उन माइग्रेटरी बर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है साइबेरियन क्रेन। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर कर रखा है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है इस इमेज को आप देखिए, महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। महाराष्ट्र स्टेट में ओमिक्रॉन के केसेस जैसे ही इंक्रीज हुए थे वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको शट डाउन कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से अब ओपन हुई है वहाँ पर स्कूल। हमें पता है कि कोविड के टाइम में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हम बहुत सारे एडिटोरियल एजुकेशन सिस्टम को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं और आज भी द हिंदू में दोबारा से एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हम रिवाइवल करेंगे उसको लेकर के एडिटोरियल आया है। इस आर्टिकल में इस पिक्चर के थ्रू आप ये चीजें ध्यान में रख सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में इसलिए ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि कोविड की वजह से सबसे पहले स्कूल बंद की गई तो ऑफलाइन जो क्लासेस मोड है वो ऑनलाइन क्लास की तरफ ट्रांसफर हुई। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जिसकी वजह से जो गैप है वो ज्यादा क्रिएट हो गया। जिनके पास गैजेट्स इजीली अवेलेबल थे, जिनके पास में नेट की कनेक्टिविटी अच्छी थी, वो जो चिल्ड्रन है उनकी स्कूल एजुकेशन वो रेगुलर रह सकी। लेकिन ऐसी हमारी सोसाइटी का ऐसा पार्ट जिसके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके वजह से उन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से वो जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन में अपने आप को रेगुलर नहीं कर पाए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट हुआ है और इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो भी हमारा सिलेबस है उसको इस तरीके से मॉडरेट तरीके से हमें बनाना होगा ताकि जो भी गैप हुआ है उसको दोबारा से फिल किया जा सके। मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आने वाले टाइम में उसको हम अभी इस तरीके से लिबरलाइज करें हमारे सिस्टम को, हमारे जो टीचर्स हैं उनको इतना लिबरलाइज करें, उनको इतना मॉडर्नाइज करें कि वो जो गैप है वो स्टूडेंट के जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी गैप देखने को मिला है, जो भी बैकवर्ड गया है अपने एजुकेशन में, उन सभी को कवर किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर के है कि एयर इंडिया को जो गवर्नमेंट है वो 27 जनवरी को टाटा ग्रुप को हैंड ओवर कर देगी। हमें पता है कि एयर इंडिया के 100% स्टेक गवर्नमेंट ने सेल कर दिए हैं क्योंकि एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही थी और अब इसको टाटा ग्रुप ने अपने पास ले लिया है, मतलब टाटा ग्रुप ने अपने इसको एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो उसको 5 अगस्त 2019 को बाइफरकेट करके 2 यूटीज में इसको बांट दिया गया। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो है वहाँ पर डीडीसी के लिए इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद में यहाँ पर डीडीसी बनाई जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर बनाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर रेगुलर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हैं अलग अलग एरिया में, वहाँ पर रेगुलर सोपिया जो है वो 4 नंबर की डीडीसी हो गई है, जहाँ पर उनके जो चेयरपर्सन है उनके खिलाफ में नो ट्रस्ट वोट किया जाएगा। नो ट्रस्ट वोट इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी उनकी डीडीसी लोकल अथॉरिटीज़ होती है उनकी एक फाइनेंशियल ईयर में 4 मीटिंग होना जरूरी है। लेकिन मार्च 2021 में डीडीसी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक उनके चेयरपर्सन ने कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की है। आपने लोगों से वोट डलवाए और उन लोगों की अगर बात ही आप नहीं सुन रहे हो, और बात कब सुनोगे जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, तभी तो जाकर के वहां पर जो वार्ड के मेंबर्स हैं वो जाकर के अपनी परेशानी आपके सामने रखेंगे। आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा नहीं रहे हो, फिर मतलब क्या है इलेक्शन करवाने का। ओके, तो यहाँ पर सोपिया 4 नंबर की डीडीसी है जहाँ पर नो ट्रस्ट वोट किया जाएगा। नो ट्रस्ट या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी पोस्ट पे है और अब लगता है कि वो इस पोस्ट को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, तो वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस,
कोई विश्वास नहीं है, अविश्वास मत उनके खिलाफ में पारित कर दिया जाता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था तो उसके खिलाफ में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। उन प्रोटेस्ट में जो भी साइट्स चूज की गई थी वो ज़्यादातर मॉस्क्यू के खिलाफ, मॉस्क्यू वाले एरिया के पास में थी। ऐसा उमर खालिद केस में जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये बात कही है। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था कि हमारे इंडिया में हमारे 3 नेबर कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके के ऑप्शन में जो माइनॉरिटीज़ के नेम है वो देख करके आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी माइनॉरिटीज़ को हमने यहाँ पर इंडिया में अवेल किया है। तो इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इन 3 कंट्रीज से, 3 रीजनल कंट्रीज से जहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ में है और वहाँ से अगर इंडिया में आते हैं तो इनको सिटीजनशिप इंडिया की दी जाएगी। ऐसा ये एक्ट पास किया गया था और इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि आप जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके खिलाफ में ये एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक स्टोरी बता रखी है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का एक छोटा सा गांव चाडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की ये स्टोरी है कि वहाँ पर एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला ग्रूम जिसका नाम है, यहाँ देखिए, श्री राम मेघवाल, वो उस एरिया का पहला ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपने एरिया में जब वो ग्रूम बना तो उन्होंने किसी मेयर के ऊपर मतलब घोड़ी चढ़ा है वो। ओके, यहाँ पर जो हायर कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर जो भी दलित कम्युनिटी से लोग आते हैं उनको ये वाला काम नहीं करने देते। उनका मानना है कि आप हमारी सोसाइटी से, कम्युनिटी से अलग हो तो वो सारी जो भी रस्में होती हैं उन सभी को आप फॉलो नहीं कर सकते जो हायर कम्युनिटीज़ के करते हैं। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुके हैं और अभी भी हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर पुलिस को आना पड़ा ये काम करवाने के लिए। ये जो भी उनकी रस्में हैं, शादी की जो रस्में होती हैं, इनको कंप्लीट करवाने के लिए पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने आकर के उनको ये सारी जो रस्में हैं वो उनकी कंप्लीट करवाई। ऐसा ही आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ और है MP की, और वहाँ पर जब ऐसा दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ एक ग्रूम जब मेयर के ऊपर रेगुलर मतलब अपने जो भी रस्में हैं उनको कंप्लीट करता है तो वहाँ पर कुछ अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो उनकी घर के ऊपर, उनके हाउस के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कितने डिफरेंसेस हैं। ओके, सोसाइटी में हम कम्युनिटी बेस पर, इसके अलावा रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पर कितने ज़्यादा बटे हुए हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जो भी एक पावर जो होती है, डेमोक्रेसी को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम यही होता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिवाइड ना हो। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा डिवाइड होएगी उतनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर रेगुलर नहीं रह पाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बांटने की कोशिश की जाती है, बांटो और राज करो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसी को बेसिस फॉलो किया जा रहा है एक तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी बेसिस पर जो भी इस तरीके के स्ट्रॉन्ग, जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं उनको फॉलो ना करते हुए, देखो हम सब UPSC एस्पायरेंट हैं, हम सब ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट में किसी एक पर्सन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में बताएं, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ये हमारा होली बुक जो अगर हमारी इंडिया की कुछ है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो किसी भी धर्म में सिखाई जाती है। धर्म में यही सिखाया जाता है, रिलीजन में, कि सभी एक हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन यही तो बोलता है कि सभी एक हैं, सभी समान हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, ना सेक्स बेसिस पर, ना जेंडर बेसिस पर, ना रिलीजन बेसिस पर, ना प्लेस ऑफ बर्थ पर, किसी के बेसिस पर कोई डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल हैं। और अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है वो किसी छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर डिवाइड नहीं होगी। ऐसे डिवाइड नहीं होगी कि एक जो है काउ स्लॉटर को लेकर के एक कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है, एक कम्युनिटी इस चीज़ को अपना रही है। यही तो प्रॉब्लम होती है ना। हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सोसाइटी है वो बटी हुई नहीं है, इसलिए अगर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पास भी कर देती है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेंथ एक साथ खड़ी होकर के उसका विरोध करती है। इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट की इतनी पावर नहीं है कि वो
कुछ ऐसी मतलब कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया, और उसको लेकर के वो 10 बार कमेटी से सर्वे करवाते हैं, एक्सपर्ट बिठाते हैं, उनके रिजल्ट लेते हैं, रिकमेंडेशन के बेसिस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ पर पहले रूल एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, फिर उसमें चेंज करते हुए घूमते हैं। तो यही कारण है कि हमारी सोसाइटी जब तक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर डिवाइड रहेगी, तब तक जाकर के जो भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है उस वाले मोटिव को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको अवेयर क्रिएट करना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है और हम सब बराबर हैं। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए 12 साल पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाना डिसाइड किया गया था, और ये हमारा 12th नेशनल वोटर्स डे है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार की नेशनल वोटर्स डे की थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे कि इस बार की 2022 की इलेक्शन कमीशन की या फिर नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या थी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड। यहाँ जो आर्टिकल है वो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है दिल्ली और हरियाणा की सरकार को कि आपके जो बाउंड्री वाले एरिया में जो नजफगढ़ झील है उसको आप रेस्टोरेशन का प्लानिंग करोगे, दोनों मिल करके आप अपने यहाँ पर इस तरीके का एनवायरमेंट मैनेजमेंट बनाओगे। उस प्लानिंग के तहत दोनों की दोनों गवर्नमेंट कोशिश करेंगी कि ये जो नजफगढ़ झील है उसको एक तरीके से रेस्टोरेशन किया जाए। ये ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, और यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि ये जो भी हमारी वेटलैंड्स है वहाँ पर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या काफ़ी कम आ रही है। ओके, यहाँ पर एनजीटी से रिलेटेड अगर कुछ हम बेसिक फैक्ट्स व्यू करें तो एनजीटी क्या होता है। देखो, एनजीटी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको 2010 में एक एक्ट लाया गया था, उस एक्ट के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया में जैसे ही एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर की ऐसी कंट्री बन गई जहां पर एनवायरमेंट स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंट्री ऐसी कंट्री हैं जहां पर इस तरीके की जो स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनजीटी जो है उसकी 5 जगह सिटिंग होती है हमारे इंडिया में। इसके अलावा अगर हम देखें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है एनजीटी में, और इसके अलावा कुछ जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। वो 5 साल तक अपनी जो ऑफिस है उसको मतलब अपनी पोस्ट को गेन करते हैं, और उसके बाद में रीअपॉइंटमेंट का यहाँ पर मैटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। हाँ, देखो, आसाम नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को अगर हम देखिए, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको अगर हम व्यू करें तो आसाम एक ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर हर एरिया के साथ में हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो अदर स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पर आसाम हो गया, मेघालय, सभी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और आसाम के साथ में जो अदर यहाँ के स्टेट हैं उनके साथ में कोई ना कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो आसाम के जो सीएम हैं हिमंता शर्मा जो हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू, इसके अलावा नागालैंड के जो सीएम हैं नेपू रियो, उन सभी के साथ में डिस्कशन किया है और कि जो भी प्रॉब्लम है उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, उन्होंने नेशनल वोटर्स डे के ऊपर ये बोला है कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोविड की सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि कोविड के टाइम में जो हमने इलेक्शन करवाए वो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक मजबूत पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जब भी क्वेश्चन आए कि कोविड के टाइम में हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग अपना मजबूत बनता जा रहा है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि कोविड के टाइम में ये अलग अलग जगह जो इलेक्शन हुई ये शो करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी बेसिक लेवल पर जाकर के हर चीज़ को फॉलो करते हुए अपना काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए।
अभी हमने देखा कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए कि जो हर स्टेट है, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कुछ उन्होंने छूट दी। उन्होंने ये बोला कि जब भी आपके पास में कोई प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट को आप जितना जल्दी क्लियर करोगे तो उसके बेसिस पर आपको रैंकिंग दी जाएगी और फिर आपके स्टेट को उसके लिए मनी मिलेगा। ठीक है, मतलब स्टेट जो है, जिस स्टेट की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, एनवायरमेंट अथॉरिटी जो है, जितनी जल्दी अप्रूवल देगी उसको फिर रैंकिंग दी जाएगी। इसमें डिसाइड किया गया था कि 80 डेज से पहले अगर आप प्रोजेक्ट को अप्रूवल देते हो तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 80 से 105 दिन के बीच में अप्रूवल देते हो तो 1 अंक मिलेगा, 105 से 120 दिन के बीच में देते हो तो 0.5 मार्क आपको दिए जाएंगे और 120 दिन के बाद में अगर आप किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करते हो तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेंगे। अब इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ कि इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को अप्रूवल दोगे तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे, क्योंकि जो हर स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट को फटाफट अप्रूवल देगा। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है कि हालांकि जो स्टेट अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास में ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिनमें जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको बहुत कम नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये सारी जो स्पीडी नेचर करने के लिए हमने ये नई रेगुलेशंस बेस्ड किए हैं कि इन रेगुलेशन के बेसिस पर अगर काम होगा तो हर स्टेट जो है वो फटाफट काम करेगा। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब कोई फाइल आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में इस तरीके से उलझती है कि उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर के हमने पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है और उसमें ये बोला गया था, राइटर ने ये बोला था कि देखो जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। अगर उसको आप सोल्व करोगे, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको सोल्व करोगे तो उसके बेसिस पर उसी में आप एक्सपर्ट लाओ और एक्सपर्ट की कमेटी से सब कुछ रिव्यू करवाओ। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी, वो इसको रिव्यू करे और फटाफट इसको क्लियरेंस दे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि वो एक्सपर्ट होते नहीं है और इसकी वजह से वो जो है वो रेड टेपेज में वो फाइल फंस जाती है। तो इसके लिए हर स्टेट को इस तरीके के अल्टरनेट आप लेकर के आओ कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और जो काम है वो भी स्पीडी नेचर में हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। जम्मू एंड कश्मीर ने अपने यहाँ पर 100% जो वैक्सीनेशन का टारगेट है उसको जल्दी वो अचीव कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद में वो हमारे इंडिया के सेकंड स्टेट से सेकंड यूटी बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट और JNK सेकंड, फर्स्ट यूटी और सेकंड ओवरऑल अगर हम देखें तो उनकी रैंकिंग रहेगी। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 19 में 100% वैक्सीनेशन अडल्ट पॉपुलेशन को दे दिया गया है और सिर्फ जो 20 जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा एक तरीके से डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किश्तवाड़। वहाँ पर अभी काम किया जा रहा है और 97% तक वहाँ पर भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भी उनका स्टेचू है वो इंडिया गेट का जो ग्रैंड कैनोपी है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, और इसके लिए अद्वैत गणनायक जो हैं उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है और वो अपनी कमेटी के साथ में, अपने जो भी ग्रुप है उसके साथ में मिलकर के इस स्टेचू को बनाएंगे। इस साल 75 ईयर कंप्लीट करेंगे हम हमारी इंडिपेंडेंस के, उस दिन 15 अगस्त को उनका जो स्टेचू है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये हमने जो फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ देखी थी ना उसी से रिलेटेड। MP में जो दलित ग्रूम राइडर्स हॉर्स, जब उन्होंने हॉर्स को राइड किया तो उसके बाद में उनके होम के ऊपर अटैक हो गया, घर पर अटैक हो गया। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के है। हमें पता है कि कोविड के टाइम जब बहुत सारे लेबरर्स बड़ी मल्टी सिटीज से वापस अपने गांव की तरफ आए तो मनरेगा स्कीम ने उनको लाइवलीहुड देने की कोशिश की। हालांकि झारखंड में इस स्कीम में कुछ इशू देखने को मिले हैं, तो इसको लेकर के सेंटर ने पूछा है झारखंड से कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करो जो भी यहाँ पर लूपहोल्स देखने को मिले हैं। इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर मनरेगा में जितने लोगों का नाम लिखा जाता है उतने लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे फर्जी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर जो भी केसेस हैं वो पास हो रहे हैं, मतलब लोगों के जो नाम हैं वो यहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं और उनके जो मनी जो है वो पास हो रहा है। तो ये कुछ लूपहोल्स हैं, उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी रिपोर्ट बनाओ और हमें दो। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमें देखा NRC वाला इशू नॉर्थ ईस्ट में, असम वाले रीजन में। तो वहाँ पर जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स बनाई गई थी, फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स ऐसी
कि जो लोग जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है और उनको बाहर रखा गया है, मतलब वो फॉरेनर है, तो वो अपने इंपॉर्टेंट डाटा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो करें, उसके बेसिस पर वो नाम उनका बाहर किया जा सकता है। तो ये जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो है, उन्होंने एक यहाँ पर एक लड़की को, एक गर्ल को फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उनको डिक्लेयर कर दिया था कि आप फॉरेनर हो। लेकिन जब वापस वहाँ ने उसने हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के, इस ऑर्डर को पास कोशिश की, दोबारा से इसको लेकर के पिटीशन दायर की, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि आप इंडिया की ही सिटीजन हो। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं। एक पर्सन की जो लाइफ है वो किस तरीके से उसके राइट्स को आप वायलेट कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम, कुछ पॉइंट्स की वजह से। तो ये जो भी वर्क हो रहा है, जो आप फॉरेनर्स डिक्लेयर कर रहे हो किसी पर्सन को, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी वन पॉइंट के बेसिस पर आपने ये बोल दिया है डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ अदर इशू है। जो भी ये काम है वो इतना फिल्टर तरीके से होना चाहिए कि कोई भी अगर एक सही पर्सन को अगर जस्टिस नहीं मिलता है और उसको गलत तरीके से बाहर किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 चिल्ड्रन को दिया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो रिपब्लिक डे के ऊपर, मतलब ये डिसाइड किया गया है कि ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखो पहले से ही दिया जाता था और प्रेजेंट टाइम में इसको दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चिल्ड्रन को एड्रेस किया, उनको ये बोला कि आप हमारे वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव है उसकी वर्क करो। आप आपकी जो फैमिली है उसमें अवेयरनेस क्रिएट करो कि हमें जो लोकल में जो प्रोडक्ट है उसी को यूज़ करना है, ताकि जब लोकल में प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे तो उसका प्रोडक्शन उसको और इंक्रीज़ करना होगा, और जो प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ करेगा तो हमारे इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसके बेसिस पर इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। मतलब इंडिया जो है वो इंडिया के ही प्रोडक्ट जब यूज़ करेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी और हमारे यहाँ पर जो भी नए इनिशिएटिव हैं वो भी बूस्टअप होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें शो किया गया है, कल हमने एक रिपोर्ट देखी थी, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट आई थी, प्राइस सर्वे, PRICE प्राइस सर्वे हुआ था। और ये जो प्राइस सर्वे क्या है, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कस्टमर इकोनॉमी, इसके बेसिस पर ये सर्वे हुआ था। और इस सर्वे में देखो हमने बहुत ये देखा है कि कोविड के टाइम हमारी इकोनॉमी डिग्रेड हुई, ठीक, फिर बाद में ये बोला गया कि इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है, इकोनॉमी ने अपने आप को रिकवर कर लिया है। तो इसके बेसिस पर ये हम सुन रहे थे, इससे पहले सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन इसको लेकर के कुछ स्टैटिक डाटा नहीं थे। अब ये प्राइस जो रिपोर्ट आई है, प्राइस जो सर्वे हुआ है, इसके बेसिस पर ये देखा गया है कि कोविड के बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वो के शेप्ड रिकवरी हुई है। मतलब जो अमीर लोग हैं वो अमीर और होते गए, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते गए, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि जो अमीर लोग हैं 20% ऑफ पॉपुलेशन जिनकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जो मनी है वो 53% तक इंक्रीज हुई है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पुअर लोग हैं, उनकी जो इनकम है, उनकी जो भी इनकम है वो डिक्लाइन हुई है 53% तक। इसके अलावा जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम जो है, जो टॉप 20% लोग हैं हमारे इंडिया के, उनकी 39% तक सेम पीरियड में इंक्रीज हुई है। ये हमें शो ये करता है कि गैप काफ़ी इंक्रीज हो गया है। और इसके बेसिस पर अब हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि जो हमारा बजट है उसमें कुछ इस तरीके की स्कीम और पॉलिसीज़ को हम इन्वेंशन करें, उसमें इंक्लूड करें कि ताकि जो गैप है उसको फिल कर पाएँ। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी कर्नाटका में एक इशू देखने को मिला। वहाँ की एक कॉलेज है, उसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो गर्ल्स हैं उनको रोक दिया गया कि आप जो हिजाब पहन के आती हो उनको लेकर के आप जो कॉलेज है उसमें एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा यूनिफॉर्म कोड है उसको आप डाइल्यूट करते हो। अभी हमने कर्नाटका में इसी तरीके के कुछ और भी इशू देखे हैं। एक तो एंटी कन्वर्जन बिल देखा है, एक इंटरफेथ मैरिज जो बिल है उसको लेकर के वहाँ पर कुछ आया है। इसके अलावा काउ स्लॉटर बिल, इस तरीके के कुछ ऐसे इशू हैं जो कम्युनिटी बेसिस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 जो है वो फंडामेंटल राइट है कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। और ये किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा, जब तक आप किसी सोसाइटी में या पब्लिक ऑर्डर को, मोर्टेलिटी को या हेल्थ इन सब की वजह से, रिलीजन की वजह से इफेक्ट ना हो, तब तक आप इसको वायलेशन नहीं मान सकते हो। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट है, आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि हिजाब पहनना उनका राइट है,
आप उनको रोक नहीं सकते हो। ओके, तो इस तरीके की जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उनको इस तरीके के स्टेटमेंट देने से पहले जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फीचर है उनको व्यू करना चाहिए और उसके बेसिस पर पता लगाया जाना चाहिए कि इस तरीके से आप किसी को भी जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर म्यांमार को लेकर के आर्टिकल है। सॉरी, इससे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी जर्मनी के नेवी चीफ जो हैं वो 7 महीने से इंडो पैसिफिक वाले एरिया के विजिट पर थे। लास्ट में वो हमारे इंडिया में आते हैं, इंडिया में कुछ स्टेटमेंट देते हैं। जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए वो बोलते हैं कि हमें रशिया की ज़रूरत है, इसलिए वो बोलते हैं कि रशिया की अगर ज़रूरत है तो हमें रशिया के साथ वॉर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस नाटो ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर के, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का सहारा लेकर के रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने रशिया के लेकर के बोला कि रशिया ने जो क्रीमिया को एनेक्स किया है वो पार्ट तो यूक्रेन से गया, कभी वापस नहीं आएगा। इन सभी के बेसिस पर जो है वो ये उनको उस नेवी चीफ को अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा। यहाँ पर जो राइटर है सी राजा मोहन, वो बोलते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। इसमें उनका बोलना है कि देखो, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका स्टैंड कभी भी फिक्स नहीं रहा। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जो एरा था, उस टाइम में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनका स्टैंड हमेशा डाइवर्ट रहा। कभी वो किसी कंट्रीज़ के साथ रही, कभी किसी कंट्रीज़ के साथ में रही। तो इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि इंडिया को जो अपना स्टैंड है वो किसी एक की तरफ इन्फ्लुएंस ना हो करके दोनों तरफ अपना बैलेंस बना करके चलना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है म्यांमार को लेकर के। म्यांमार में 1 फरवरी 2022 को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जब वहाँ पर आर्मी के रूल मतलब इम्प्लीमेंट हुए। वहाँ पर 2015 में डेमोक्रेसी आई, पार्शियली डेमोक्रेसी आई। उसके बाद में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको मेजोरिटी देने की कोशिश की गई, लेकिन आर्मी को लगा कि हमारी जो पावर है वो तो डाइल्यूट हो जाएगी, इसलिए आर्मी ने सारी पावर अपने कैप्चर कर ली। अभी हमने देखा कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो वहाँ की विजिट पर गए, कुछ डिस्कशन भी हुआ। इस आर्टिकल में राइटर यही बोलते हैं कि इंडिया को ये करना है कि चाहे कुछ भी हमारे वहाँ पर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, आर्मी रूल हो, हमें वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उनके साथ रिलेशन है वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखने हैं। इंडिया पहले इसी तरीके की रिजिड पॉलिसी फॉलो करता था जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। ओके, तो इंडिया को लिबरलाइज तरीके से अपने आसपास एरिया में जो भी गवर्नमेंट है उनके साथ में बेहतरीन रिलेशन बनाने हैं, हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा, क्योंकि म्यांमार के साथ में हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉर्डर यहाँ पर शेयर करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज पर जो आज आर्टिकल है वो कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर के है। कल यहाँ देखिए, इंसाकोग ने एक बात बोली थी कि हमारे इंडिया में कोविड की जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है कि जब आपको ये पता ही ना चले कि जो केसेज हैं, किसी भी बीमारी के जो केसेज हैं वो किसकी वजह से कहाँ पर स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब आप ओरिजिन का पता ही ना लगा पाओ, जो चेन है उसका पता ही ना लगा पाओ, तो वो होता है कम्युनिटी स्प्रेड। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग ये भी बोला जाता है कि जब भी किसी डिजीज़ का कम्युनिटी स्प्रेड होता है मतलब एक तरीके से उसका कुछ टाइम में उसका अंत होने वाला है, क्योंकि सभी तक वो डिजीज जो है वो अपने आप को कवर कर चुकी है सभी पर्सन को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है यूक्रेन को लेकर के। यहाँ पर देखिए, ये यूक्रेन की लोकेशन है और ये रशिया वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ये शो कर रखा है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर अपने सपोर्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को। ये है क्रीमिया वाला रीजन और ये है ब्लैक सी। या इस क्रीमिया को रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, सबसे इंपोर्टेंट न्यूज़ है, पाकिस्तान में फर्स्ट वीमेन जज वहाँ पर ओथ ली है उन्होंने और उनका नाम है आयशा मलिक। ओके, तो देखो आयशा मलिक, ये नेम देकर के आपको पूछ लिया जाएगा कि आयशा मलिक क्यों न्यूज़ में रही, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वीमेन जज है। तो ये हमने आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।